हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर। लेकिन प्रकृति उसे आसपास नजर नहीं आती, जिसे देखकर रीति को डर लगने लगता है। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। वो चिल्लाते हुए बोला, प्रकृति कहाँ हो तुम कोई प्रैंक तो नहीं कर रही हो ना? प्रकृति ये कहते हुए ऋतिक पैनिक होने लगता है। तभी वहाँ पर सेलवन में आ जाता है और उसे अकेला देखकर कहता है, मैम कहाँ है? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए पैनिक भरी आवाज़ में बोला, आई डोंट नो, हम दोनों के साथ थे, वो यहीं कहीं होगी। सेल्वन ऋतिक को शांत करते हुए बोला, आप शांत हो जाओ। इतना कहकर सेल्वन बॉडीगार्ड्स को वहां पर बुला लेता है और सभी प्रकृति को ढूंढने लगते हैं। कुछ आगे जाने के बाद रीति को नीचे प्रकृति दिखती है, जो कि गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गई थी। प्रकृति को बेहोश होकर रीति को दौड़कर उसके पास जा उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, प्रकृति आंखें खोलो। लेकिन प्रकृति आंखें नहीं खोलती, जिस पर ऋतिक उसे उठाकर आगे जाते हुए सेल्वन से कहता है, हम होटल वापस चल रहे हैं। सेल्वन ऋतिक के बात पर अपना सिर हिला देता है और वो लोग वहाँ से सीधा होटल के लिए निकल जाते हैं। अनमोल का अपार्टमेंट। अनमोल ने कहा था कि वो लाइब्रेरी जा रहा है, जिस कारण रिया ढेर सारे स्नैक्स और पैनकेक्स और ग्रोसरी के सामान लिए अपने बैग से दूसरा चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलने लगती है तो देखती है दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। दरवाज़ा पहले से खुला देख रिया चाबी बैग में रखते हुए बोले, उन्होंने तो कहा था वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो घर में कौन है? इतना सोचते हुए रिया दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो उसकी नज़र लिविंग रूम में सोफे पर बैठे आदा पर चली जाती है। रिया आदा को लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ देखकर बोली, आप यहाँ? तभी अनमोल दूध का पैकेट लिए किचन से बाहर आता है और रिया को देखकर कहता है, तुम जल्दी आ गई। रिया बैग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अनमोल की तरफ देखकर बोली, आपने कहा था आप लाइब्रेरी के लिए निकल चुके हो, अचानक यहाँ? अनमोल अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो, मुझे कुछ बुक्स चाहिए थे जिन्हें मैं घर में उठाना भूल गया था, उन्हें ही लेने आया था। तो मिस खान ने कहा कि वो गाजर का हलवा बना रही है, लेकिन दूध खत्म हो गया है, मैं बस वही दे रहा था। ये कहते हुए अनमोल अदा के सामने जाकर दूध का पैकेट बढ़ाकर बोला, आपने दूध मांगा था? अदा अनमोल की बात पर उसके हाथ से दूध ले मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर भारद्वाज। अनमोल अपना सिर हिलाकर बोला, वेलकम। आधा सोफे से खड़ी हो अनमोल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, वैसे आप कॉफ़ी काफ़ी अच्छा बनाते हैं, फिर कभी आऊँगी पीने। अनमोल अपना सिर हिला देता है तो आधा वहाँ से जाते हुए रिया की तरफ देखकर कहती है, बाय रिया। नकली मुस्कान के साथ बोली, बाय। आधा मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद रिया दरवाज़ा जोर से बंद करती है तो अनमोल उसकी तरफ देखने लगता है। रिया अनमोल की नज़र को खुद पर महसूस कर एक नज़र उसे देखने के बाद अपने हाथ में पकड़े सामान को ले जाकर किचन में रख देती है। अनमोल रिया के बर्ताव को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? रिया बैग सोफे पर रखते हुए बोली, जी नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? आज दूध दिया है, कल शक्कर दे देना, परसों कुछ सब्जी नहीं होगा उसे दे देना, और रोज़ यही सिलसिला लगा कर रखना। जिसे सुनकर अनमोल रिया के हाथ को पकड़ते हुए, अरे वो बस दूध लेने आई थी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो कर रही हो? रिया अनमोल को अपना हाथ छुड़ा उसे देखते हुए बोली, मैं जिस अनमोल को जानती हूँ उसे कौन मार रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी गैर मौजूदगी में आपने उसे अंदर आने दिया। रिया की बात सुन अनमोल उसे गले लगाते हुए बोला, शांत हो जाओ। रिया गहरी सांस भरते हुए बोली, मुझे पता है कि कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव होते रहते, लेकिन प्लीज़ मुझे ये सब नहीं पसंद। अनमोल रिया के पेट को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा करना बंद करो, मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूँगा, और मैं बात करता भी नहीं। वो मैं बुक्स लेने आया था जमा करने के लिए, और अचानक वो आ गई, इसलिए जल्दीबाजी में मुझे देना पड़ा था कि वो जल्दी यहाँ से जाए। जिसे सुनकर रिया अनमोल से दूर हो उसे देखते हुए बोले, अच्छा, तो उन्हें कैसे पता कि आप कॉफ़ी अच्छा बनाते हो, और नेक्स्ट टाइम आऊँगी क्यों कहा उसने? अनमोल रिया के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसके गाल को खींचते हुए बोला, रिया तुम अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो? रिया अपना सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही। अनमोल रिया की बात पर मुस्कुराते उसके चेहरे को अपने हाथों से भर कर बोला, तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। रिया अनमोल को खुद से दूर करते हुए बोले, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे धोखा दिया तो मैं खुद गोली मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। जिसे सुनकर अनमोल रिया को अपने नज़दीक खींचकर बोला, अब तुम मरने मारने की बात कर रही हो तो चलो ना एक राउंड खेलते हैं, काफ़ी दिन हो गया।
जिसे देखकर रिया अनमोल को खुद से दूर करते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लाइब्रेरी जाने में देर हो रही है प्रोफेसर, तो आप जाइए, रात को बात करते हैं, मैं भूली नहीं हूँ इस बात को। अनमोल रिया के बात पर अपना सिर हिलाते हुए उसके गाल पर किस करके बोला, मुझसे नाराज मत हुआ करो, मुझे गुस्सा आता है। अगर तुम गुस्सा हो गई तो तुम्हारा कंगारू मेरे सिर पर चढ़कर कूदेगा। रिया अनमोल की बात सुन उसके पेट पर मुक्का मारते हुए बोले, आप वापी को इस तरह से कंगारू कैसे कह सकते हो, तुम भी तो कहती हो ना। अनमोल ने रिया को घूरते हुए कहा, जिस पर रिया एटीट्यूड में बोली, मेरा बेटी है वो, इसलिए मैं उसे मेरा बेस्टी है वो, इसलिए मैं जो चाहे वो भी कह सकती हूँ। आप उसके भाई हो, आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। अनमोल अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं उसे नक्चली बंदर कहूँगा। भाई इतना तो कह सकता है ना। रिया अनमोल की गहरी आंखों में देखते हुए, मैं बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है जब तुम मेरी वाइफ बनोगे और मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में लेकर जाऊंगा। अनमोल ने रिया के नाक पर अपने नाक घिसते हुए कहा, जिसे सुनकर रिया अनमोल के सीने पर हाथ रखकर बोली, अब बस कीजिए, जाइए। अनमोल रिया के होठों पर पैक देकर बुक्स उठा लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है और रिया अपने बालों को बन बनाते हुए खुद से कहती है, अब मेरे प्यारे से बॉयफ्रेंड के लिए कुछ तो करना होगा ना। इतना सोचते हुए रिया अपना फ़ोन निकाल कुछ करने लगती है। शाम का वक्त सारंग मिला। दीपांजलि अपने हाथ में सेलिब्रेशन का डब्बा पकड़े वैद्य के कमरे में आती है तो देखती है वैद्य के माथे पर बैंडेज लगे हुए थे और वो बुक पढ़ रहा था। जिसे देख दीपांजलि दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटा कर बोली, मैं अंदर आ सकती हूँ। दीपांजलि की आवाज़ सुन वैद्य की एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद बोला, ऑलरेडी अंदर आ चुकी है, अब क्या मेरे बिस्तर पर चढ़ने का इरादा है। दीपांजलि मासूम से चेहरा बनाकर वैद्य के सामने आकर उसके सामने सेलिब्रेशन का डब्बा रखकर बोली, सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही हल्का सा हाथ लगाया था, मुझे पता नहीं था तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। वैद्य किताब बंद कर दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो। मैं तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ और ये चॉकलेट का डब्बा देने आई हूँ, मेरा फेवरेट है, फिर भी तुम्हें दे रही हूँ। दीपांजलि ने डब्बा वैदिक के गोद में रखते हुए कहा, जिसे देख वैदिक उसे वापस दीपांजलि को देते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद। दीपांजलि क्यूट से चेहरा बनाकर वैदिक को देखते हुए बोली, दीपा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। वैदिक 2 मिनट दीपांजलि को घूरने के बाद उसके हाथ से चॉकलेट का डब्बा लेकर बोला, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। दीपांजलि 2 मिनट सोचने के बाद बोली, वैदिक। वैदिक दीपांजलि का मुंह से अपना नाम सुन उसकी तरफ देखने लगा, जिस पर दीपांजलि अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। वैदिक दीपांजलि के बात पर बोला, क्यों, मैं तो बैड बॉय हूँ ना, तो मुझसे दोस्ती क्यों करोगे। दीपांजलि कुछ सा चेहरा बनाते हुए बोली, क्योंकि मैंने सुना है बैड बॉय बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और तुम्हें ऐसे ज्ञान कौन देता है। वैदिक ने चॉकलेट खाते हुए कहा, जिसे सुनकर दीपांजलि अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने तुम्हें इतना सारा चॉकलेट दिया, मुझे भी दो। लेकिन तुमने तो इसे मुझे सॉरी के नाते दिया था ना, तो तुम अपना दिया हुआ सॉरी गिफ्ट क्यों खाना चाहती हो। वैदिक ने चॉकलेट का डब्बा पीछे करते हुए कहा, जिसे देखकर दीपांजलि छोटा सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन मैंने अपना फेवरेट चॉकलेट तुम्हें दिया था, तो तुम मुझे नहीं दे सकते, प्लीज़ छोटा सा दे दो। वैदिक 2 मिनट अपनी खुरपाती दिमाग चलाने के बाद बोला, तुम्हें चॉकलेट चाहिए। दीपांजलि अपना सिर 2 बार हिलाते हुए बोले, हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए। जिसे सुनकर वैदिक अपना चेहरा आगे करते हुए बोला, तो चलो मुझे किस करो। दीपांजलि वैदिक की बात सुनकर बोली, क्यों, तुम्हें चॉकलेट चाहिए ना, तो मुझे किस करो। वैदिक ने अपने चिक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर दीपांजलि वैदिक के चिक्स पर किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो शिवांश उसे पकड़ते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। दीपांजलि शिवांश को देखकर थोड़ा सा डरते हुए बोली, मैं तो। शिवांश अपनी आंखें छोटी करके बोला, दीपा तुम उसे किस कर रही थी, क्यों। वैदिक ने कहा, वो मुझे चॉकलेट देगा, बस इसलिए उसे गाल पर किस कर रही थी। दीपांजलि ने धीरे से कहा, जिसे सुनकर शिवांश वैदिक को गुस्से में देखते हुए बोला, मुझे लगा था तुम्हें दीपांजलि की फिक्र है, लेकिन तुम बहुत गंदे लड़के हो, दूर रहना दीपा से। इतना कहकर शिवांश दीपांजलि के हाथ को पकड़कर उसे वैदिक के कमरे से बाहर ले जाते हैं। वैदिक जाते हुए शिवांश को गुस्से भरी नज़र को देखकर बोला, तुझे तो देख लूँगा मैं, शिव के बच्चे। इतना कहकर वह चॉकलेट खाते हुए बोला, हम यम थैंक्स दीपा। ये कहते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। इधर शिवांश दीपांजलि के महक के कमरे में लाकर बोला, देखो दीपा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे पापा मम्मी को बताऊंगा।
दीपांजलि शिवांश की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन मैं तो डैडा को भी किस करती हूँ जब वो मुझे चॉकलेट देते हैं। जिसे सुनकर शिवांश अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे डैडा और वैदिक में फ़र्क है। वो तुम्हारे डैडा नहीं है और दोबारा ऐसा कुछ मत करना, वरना मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। फ्रेंडशिप तोड़ने की बात सुनकर दीपांजलि जल्दी से बोली, पक्का शिवा, मैं आज के बाद उसे कभी किस नहीं करूंगी और कुछ होगा तो भी नहीं करूंगी, सॉरी। शिवांश दीपांजलि को डरता हुआ देख उसके सिर को थपथपा कर बोला, चलो हम अभी और समृद्धि के पास चलते हैं। दीपांजलि अपना सिर हिला देती और बेडरूम में देखते हैं तो बेडरूम खाली था, क्योंकि सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे। इधर नीचे महक अव्यक्त को निर्जला के गोद में दिए खुद किचन में काम कर रही थी और वैशाली भी उसका हाथ बटा रही थी। रचना के गोद में समृद्धि थी। बाहर से मृत्युंजय आकर समृद्धि को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, और मेरी बेबी, तुमने बड़े पापा को मिस किया। समृद्धि मृत्युंजय को काफ़ी अच्छे से पहचान चुकी थी, इसलिए वो उसके हल्की बियर्ड वाली चिप्स को अपने मुलायम हाथों से छूने लगती। रचना मृत्युंजय और समृद्धि को देख मुस्कुराते हुए बोली, मृत्युंजय, सुना है धैर्य वापस आ गया है। मृत्युंजय रचना के बात पर समृद्धि को ठीक से संभाले उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो ये कि तुम धैर्य से बात कर लो, रचना ने कहा, जिसमें मृत्युंजय कंफ्यूज होते हुए बोला, मुझे उससे किस बारे में बात करनी है? क्या तुम भूल गए उसका नेचर कैसा है? मैंने देखा है सुधांशु और ध्रुवी एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनके रिश्ते की बात कर लेना, रचना ने कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं बात कर लूँगा। महक शाम को चाय सब लोगों के लिए ला कर रखते हुए मृत्युंजय की तरफ देख कर बोली, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। मृत्युंजय महक की बात पर समृद्धि को रचना की गोद में देते हुए वहां से कमरे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर अव्यक्त रोना शुरू कर देता है। निर्जला अव्यक्त को रोता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए मृत्युंजय से बोली, तुमने दोनों बच्चों पर क्या जादू किया है जय? जिसे सुनकर वहां पर बैठा शिवांश निर्जला से बोला, ये जादू नहीं होता है आंटी, ये सन एंड फादर के बीच की बॉन्डिंग होती है। मृत्युंजय हाथ आगे बढ़ाकर अव्यक्त को अपनी गोद में लेते हुए बोला, देखिए, शिवांश ने जवाब दे दिया, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बॉन्डिंग है। इतना कहकर अव्यक्त को लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। दीपांजलि जाते हुए अव्यक्त को देखने के बाद शिवांश से बोले, शिव, क्या तुम्हारे डैडा भी तुमसे इतना ही प्यार करते हैं? हाँ, मेरे डैडा भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, शिवांश ने जवाब दिया। निर्जला इधर उधर देखते हुए शिवांश से बोले, शिव, वैदिक कहाँ है? हम लोग अभी फिर मिलकर आए आंटी, वो अपने कमरे में था, अब बाकी नहीं पता वो कहाँ है, शिवांश ने जवाब दिया। रचना शिवांश की बात पर बोली, तुम किस क्लास में हो शिवांश? शिवांश रचना की तरफ देखते हुए बोला, मम्मी और पापा का अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता है, इसलिए मैं किसी एक स्कूल पर नहीं रुक पाता, इसलिए अभी मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ। जिसे सुनकर रचना दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोली, तुम किस क्लास में हो दीपा? दीपांजलि और रचना की बात पर दांत दिखाते हुए बोली, मैं भूल गई। शिवांश दीपांजलि की बात पर हंसते हुए रचना की तरफ देख कर बोला, हाँ, इसे बकवास पूछ लीजिए, बता देगी, बाकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ मत पूछिए। बाकी क्लास 1 में है वो। वैदिक नीचे आते हुए रचना के पास जाकर बैठते हुए बोला, बड़ी माँ। रचना वैदिक के सिर के चोट को देखते हुए हैरान होकर बोली, तुम्हें चोट कैसे लगी वैदिक? कुछ नहीं, बस गिर गया था तो टेबल से सिर लग गया था, वैदिक के एक नज़र दीपांजलि को घूर कर कहा। जिसे सुनकर दीपांजलि रचना के सामने आकर बोली, आंटी, वैदिक झूठ बोल रहा है, हम सभी बनी दीदी से कहानी सुन रहे थे तो उसने शिव के साथ झगड़ा किया तो मैंने इसे धक्का दिया और वो बिस्तर से गिर गया और टेबल से इसका सिर लग गया, बट मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे लगा ये नहीं गिरेगा, लेकिन ये फिसल गया। जिसे सुनकर वैदिक उसे घूरने लगा तो रचना दीपांजलि से बोली, इस तरीके से धक्का नहीं देते, अगर वैदिक को ज़्यादा लग जाती तो? दीपांजलि अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है आंटी, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। तभी विकल्प, विप्लो और अदिति वहाँ पर आ जाते हैं। विप्लो चाय एक हाथ से उठाकर पीते हुए बोला, हाय, चाय पीने के बाद दिन बन जाता है, लेकिन फिलहाल रात होने वाली है, रचना ने उसे घूरते हुए कहा। जिसे देखकर विप्लो अपने टूटे हुए हाथ को दिखाते हुए बोला, मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं दिन भर घर में बैठा रहता हूँ, वैसे तुम्हारे पास कुछ काम हो तो भी तुम घर में ही बैठे रहते हो, रचना ने फिर से कहा। जिसे सुनकर विप्लो मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मॉम, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हें जिंदल कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करवा सकती हूँ, वर्षा ने आते हुए कहा।
जिसे सुनकर विप्लव 2 मिनट उसे घूरने के बाद बोला, आज्ञाकारी भाभी, मुझे अभी काम नहीं करना, मुझे तो अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। जिस पर वर्षा व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, लूजर्स के साथ रहना तो कोई पसंद नहीं करता। विप्लव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल कर और वर्षा को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, लूजर कहा मुझे, मैं लूजर नहीं हूँ। वर्षा विप्लव की बात पर बोली, सच में आज तक कभी 2 रुपये अपनी मेहनत के लेकर आए हो? नहीं, तुम्हारे भाई है ना तुम्हें मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए, तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। विप्लव चाय की प्याली कॉफ़ी टेबल पर रख उठते हुए विकल्प से बोला, काफ़ी अच्छी बीवी ढूंढ कर लाए हो, थैंक यू भाई। इतना कहकर विप्लव अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वर्षा सब लोगों की जलती हुई नज़र खुद को पर महसूस करके बोली, क्या मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा? मैं बकवास करना पसंद नहीं करती। इतना कहकर वर्षा विकल्प के कमरे की तरफ चली जाती है। विकल्प उसे घूरते हुए उसके पीछे चला आता है। वीर का अपार्टमेंट। वीर बैठ कर लैपटॉप में उंगलियां चला रहा था, तभी अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। उसने एक नज़र टाइम की तरफ देखते हुए कहा, खुशी तुमने कुछ मंगाई है क्या? जिसे सुन खुशहाली को जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठी अपना काम कर रही थी, वो बोली, नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। जिसे सुनकर वीर सोफे से उठते हुए बोला, तो इस वक्त कौन आया है? मैं चेक करता हूँ। इतना कहकर वीर जाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने खुशहाली के पिता खड़े हुए थे। खुशहाली वीर को दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ, कोई डिलीवरी बॉय है क्या? वीर दरवाजे से हटते हुए बोला, तुम्हारे पापा आए हैं। खुशहाली वीर के बाद सुन उसके पीछे खड़े अपने पिता सेवन गोयनका को देख हैरान होते हुए बोली, डैड। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।